2, 3, 4, 5, 6, 2, 8. गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। चलिए गाइस, तो अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो हम पढ़ रहे थे बच्चों के जनवरी 2020 का करंट अफेयर, तो आज मैं कौन से कह रहा हूँ यहाँ पे सर, भाग नंबर 3। ठीक है गाइस, चलिए तो अभी यहाँ पे देखिए एक पॉइंट्स है यहाँ पे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि इंडिया में एक्चुअली अंतर्राष्ट्रीय नौसेना एक प्रोग्राम हुआ था मिलन के नाम से। पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो नौसेना कार्यक्रम है ये कहाँ पे हुआ है, तो जनरली या कहाँ पे। तो अभी ये जनवरी का था, तो ये जनवरी में अनाउंसमेंट कर दिया गया था। तो बच्चों पहली स्टेटमेंट यहाँ से ये है कि अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय नौसेना जो कार्यक्रम है किस नाम से हुआ है, तो ये नाम भी याद रखेंगे, वो हुआ है मिलन के नाम से। किसके नाम से? मिलन के नाम से। वो भी कब बच्चों? ये होना था मार्च 2020 में होना था, ठीक है गाइस। और ये पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय नौसेना जो प्रोग्राम है ना, ये कहाँ पे होना है, जनरली कहाँ पे सॉरी होना हुआ था कि विशाखापट्टनम में। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में, ठीक है गाइस। तो कहाँ पे सर? ये विशाखापट्टनम में। और विशाखापट्टनम कहाँ पे आता है? ये आंध्र प्रदेश की। बात समझ में आ गई। तो आपसे पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय नौसेना जो प्रोग्राम है ये किस नाम से हुआ? मिलन के नाम से। कब और कहाँ पे? ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, सभी को इसके बारे में पता होगा आई होप। पॉइंट क्या है बच्चों? आपने पढ़ा होगा CAB, आपने पढ़ा होगा CAA से रिलेटेड, आपने पढ़ा होगा NRC। चलिए गाइस, तो पहले मैं इन सब चीज़ों के बारे में समझा दूं, यहाँ से क्या क्या करंट अफेयर के क्वेश्चन है उन पे हम बाद में बात करेंगे, ठीक है गाइस। तो इन सबको समझने से पहले चलिए मैं आपको इन सब की फुल फॉर्म समझा रहा हूँ, वो भी 1 बाय 1। नंबर 1, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे CAB से रिलेटेड। तो जो CAB की जो फुल फॉर्म है गाइस कि द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, यानी कि CAB की फुल फॉर्म क्या? द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि CAA की फुल फॉर्म किसके बारे में? CAA के बारे में, तो इसका मतलब है द सिटीजनशिप अमेंडमेंट, और बिल की जगह पर हो जाएगा एक्ट। बात समझ में आ गई यहाँ से। तीसरा पॉइंट हमारे पास में है बच्चों NRC। अगर NRC का मतलब है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। चलिए गाइस, तो तीनों की फुल फॉर्म्स वगैरह हो गई हैं। अब 1 बाय 1 करके हम एक बात करते हैं कि एक्चुअली ये सब हैं क्या, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि CAB या CAA NRC क्या है। ये जो कानून लाया गया था बच्चों, तो सभी को पता होगा ये नागरिकता से रिलेटेड था। किससे? नागरिकता से रिलेटेड। एक चीज़ याद रख लो कि भारत का जो संविधान है, देखिए बच्चे ये जो सिंबल बना रहा हूँ मैं किस चीज़ का, जब भी मैं ऐसा बनाऊंगा इसका मतलब होता है भारत का संविधान। तो भारत के संविधान का भाग 2, कौन सा भाग? भाग 2 में दिया गया सिटीजनशिप। क्या दिया गया है? सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता। और जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। आपने क्या सीखा सर? हम नागरिकता के बारे में समझ रहे हैं। तो नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया, जो अनुच्छेद 5 से लेकर कहाँ तक है बच्चों? 11 तक है। क्या ये बात समझ में आ गई? दूसरा स्टेटमेंट जान लीजिए बच्चे, भारत में क्या होता है? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसी? एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत में, सिंगल सिटीजनशिप होती है भारत के अंदर। अब यहाँ से जो ये कानून लाया गया था, तो ये कानून क्या था बच्चों? पहले ये समझ लेंगे, ये CAB और CAA में डिफरेंस, फिर इसके पीछे उद्देश्य क्या क्या रहे हैं वो सीखेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कानून बनाते कैसे हैं।
अगर कानून बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है बच्चों, हमें लाना पड़ता है एक प्रस्ताव। अगर आपको कोई कानून बनाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो ये प्रस्ताव का मतलब एक दस्तावेज आप तैयार करेंगे कानून बनाने से रिलेटेड। और ये प्रस्ताव कौन तैयार करता है बच्चों, MP, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर इस प्रस्ताव को क्या होगा बच्चों, पेश किया जाएगा कहाँ पे, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में इसको पेश किया जाएगा। जब इस प्रस्ताव को हम पार्लियामेंट यानी कि संसद में पेश करेंगे तब इस प्रस्ताव को संसद में कहा जाता है बिल, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं विधेयक। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने क्या सीख लिया यहाँ पे कि सर कानून बनाने के लिए सबसे पहला सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कानून बन रहा है तो MPO के या सांसदों के द्वारा एक प्रस्ताव तैयार होता है, फिर वो किस में प्रस्तुत किया जाता है, पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में जब इस रेजोल्यूशन को आप पेश करेंगे तो क्या बोलेंगे वहाँ पे, बिल या विधेयक। फिर क्या होता है बच्चों, पार्लियामेंट के एक्चुअली क्या है ना, पार्लियामेंट के 2 सदन हैं, एक है राज्यसभा और एक है बच्चों लोकसभा। ठीक है, बस होता क्या है कि कोई भी कानून पे दोनों सदनों में चर्चाएं होती हैं, लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों को हमें अलग अलग से उसको बिल को क्या करना पड़ता है, पास कराना पड़ेगा। दोनों सदनों के 2/3 सदस्य यदि इस बिल को क्या कर दें बच्चों, पास कर दें, अगर ये दोनों सदनों से पास हो जाता है तब इस बिल को क्या होता है बच्चों, भेजा जाता है 8 सर्कल का मतलब है राष्ट्रपति। तो फिर उस बिल को किसके पास में भेजा जाएगा, राष्ट्रपति के पास में। यदि राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिए यानी कि अपने हस्ताक्षर कर दिए तब यही बिल यहाँ पर बन जाता है बच्चों एक्ट। यानी कि राष्ट्रपति की मंजूरी के पश्चात, राष्ट्रपति की मंजूरी के पश्चात में कोई भी बिल किसका रूप ले लेता है, एक्ट का, यानी कि कानून का। क्या बात समझ में आ गई? तो जो CAB है, तो CAB क्या था, वो रेजोल्यूशन, वो बिल था जब तक पार्लियामेंट में राष्ट्रपति पर उसके साइन नहीं हुए थे। जब तक वो पार्लियामेंट में था तो उसको बोला जा रहा था क्या, CAB, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। जब इस बिल पर राष्ट्रपति ने क्या कर दिए बच्चों, अपने साइन कर दिए, तब यही बिल क्या बन गया आपका एक्ट, यानी कि CA, द आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। तो बिल यहाँ तक था जब तक राष्ट्रपति पर साइन नहीं हुए थे, राष्ट्रपति के साइन के बाद में यही CAB क्या कहलाएगा बच्चों, CA। ठीक है, अब ये NRC क्या है, देखिए बच्चे NRC के बारे में आप ना एक नॉर्मल लफ्ज याद रख लीजिए कि NRC होता क्या है बच्चों। NRC से यह पता चलता है कि कौन किस देश का, चलो मैं इसको यहाँ समझा रहा हूँ, किसके बारे में, NRC के बारे में। NRC जो आपका है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, इससे ये पता चलता है कि कौन देश का नागरिक है, कौन देश का नागरिक है या फिर कौन नागरिक नहीं है। यानी कि NRC कराना जरूरी है बच्चों। NRC से हमें यह पता चलता कौन व्यक्ति किस देश का नागरिक है, क्या वो हमारे देश का नागरिक है कि नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ से? चलिए, अब NRC से रिलेटेड एक चीज और पूछी जा सकती है, असम NRC। तो NRC हर अलग स्टेट में, हर एक प्रत्येक राज्य में NRC होना। अब NRC तो जो असम की NRC है, तो असम की NRC में असम का नागरिक किसको माना जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति 25 मार्च, कब बच्चे, 25 मार्च 1971 से पहले से रह रहा हो। ठीक, यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए, अगर कोई व्यक्ति असम में 25 मार्च 1971 से अगर पहले रह रहा होगा तो उस व्यक्ति को हम असम की NRC में शामिल कर लेंगे, अर्थात उसको हम भारत का नागरिक मान लेंगे। और यदि मान लीजिए कोई असम का कोई भी नागरिक है, कोई भी व्यक्ति, और वो ये नहीं साबित कर पाए, उसके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं जो ये नहीं कर पाए कि वो NRC मतलब कि 25 मार्च 1971 से पहले से भारत में है, ठीक है गाइस, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, NRC से बाहर। असम का आपका जो असम में जितना भी रिवोल्ट वगैरह हो रहे थे उस पर देखिए, ध्यान से सुन लीजिए। ये कहा गया था साहब, अगर कोई भी व्यक्ति, जितने भी असम में रहने वाले हैं, उन सबको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो असम में 25 मार्च 1971 से पहले से रह रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति उसके बाद में आएगा तो उसको NRC से क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। तो ये है NRC। तो NRC से क्या है बच्चों, NRC एक आपका रजिस्टर है जिसके माध्यम से पता चलता है कि कौन नागरिक है या कौन नागरिक नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई?
चलिए, तो ये किसके संबंध में थी बच्चों? तो ये बात तो हो गई आपकी एनआरसी से रिलेटेड। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूं कि ये जो कानून लाया गया था सीएबी का या सीए, तो ये कानून का क्या था? इस कानून के उद्देश्य से बच्चों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यहां पे क्या बताया मैंने? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो अल्पसंख्यक होंगे, अल्पसंख्यक, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो अल्पसंख्यक होंगे बच्चों, इन अल्पसंख्यकों को क्या किया जाएगा? भारत की नागरिकता में छूट दी जाएगी। यानी कि बहुत मतलब इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कम है। भारत की नागरिकता कहाँ की? भारत की नागरिकता। अब ये ग्राफ समझ लीजिए, कहानी क्या है बच्चों? पूरी कहानी ये है, केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट ये था कि भाई पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में जितने भी अल्पसंख्यक हैं, कौन कौन अल्पसंख्यक हैं बस ये याद रख लीजिए, सब अल्पसंख्यक हैं, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है। कौन नहीं है? मुस्लिम अल्पसंख्यक में नहीं आते। किन देशों में? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में। देखिए, अल्प का मतलब होता है कम, संख्या का मतलब होता है कम संख्या में। यानी कि यहां से कहने का बच्चों मतलब ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जिन समुदाय के लोगों की संख्या कम है, तो इन देशों में क्या है बच्चों? मुस्लिम्स। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मुस्लिम कैसे हैं? यहां पर बहुसंख्या में, बहुल संख्या में, यानी कि बहुलता है इनकी। किसकी? मुस्लिम्स की। तो पाकिस्तान में, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में ज्यादा संख्या किसकी है? मुस्लिम्स की है। तो मुस्लिम्स के अंदर किस कैटेगरी में नहीं आते इन देशों में? अल्पसंख्यक में नहीं आते। तो कौन आते हैं बच्चों इसमें? इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन को आते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? फिर ये कहा गया कि यदि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, इन तीनों देशों में यदि किसी व्यक्ति के साथ में धार्मिक उत्पीड़न, धार्मिक आधार पर उत्पीड़न अगर है, हो रहा है, ठीक है गाइस, तो वो इस हमारा जो ये कानून लेकर आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके आधार पर भारत की नागरिकता ले सकता है। वो भी कब? जब देखिए धार्मिक आधार पर उसका उत्पीड़न हो रहा होगा। अब मुस्लिम्स कैटेगरी में क्यों नहीं आते? सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना ये है भाई यहाँ पे मुस्लिम्स की तादाद ज़्यादा है, तो मुस्लिम्स को तो सता ही नहीं सकते मुस्लिम्स। बात समझ में आ गई? तो यहाँ के जो लोग हैं इन देशों के, वो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन को ही सताएंगे, यानी कि अल्पसंख्यकों को। दैट्स वाई ये प्रावधान लाया गया था। जबकि हमारे देश का जो संविधान में पहले से एक प्रावधान है, समझ लीजिए, एक आपका सिटीजनशिप एक्ट है, CA 1955। CA का मतलब सिटीजनशिप एक्ट। तो संविधान देखिए, आपका नागरिकता संविधान अधिनियम या नागरिकता अधिनियम 1955 में यह प्रावधान था पहले, अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ से भारत की अगर नागरिकता लेना चाहता है तो उसको 11 साल, कितने साल? 11 साल भारत में रहना पड़ेगा और तब उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन बच्चों ये जो आपका ये आया है CA, तो CA के माध्यम से अब भारत की नागरिकता लेने के लिए इन लोगों को मात्र कितने समय रहना पड़ेगा? 6 साल। तो ये इनके लिए क्या था? फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई थी। क्या ये बात समझ आ गई यहाँ से? चलिए, और असम NRC के लिए डेट ये दी गई थी। और यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया कि सर पहले से 1955 में एक आपका नागरिकता अधिनियम हमारे पास में कानून है जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ से भारत में आना चाहता है तो कितने साल रहना पड़ेगा उसे इंडिया में? 11 साल। उसके बाद में हम उसको भारत की नागरिकता दे देंगे। लेकिन CA के माध्यम से क्या कर दिया गया कि ये लोग आपका, वो भी कौन कौन से? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन अगर भारत में आकर रहना चाहेंगे तो 6 साल में उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये बात समझ में आ गई यहाँ से? चलिए, कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। अब जिसे आपसे पूछा जा सकता है कि कानून के बारे में समझ में आ गया आपको। चलिए, तो जो आपका सबसे पहले बिल से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? जो CAB है, CAB का मतलब द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, तो CAB को पहली बार LS का मतलब लोकसभा में कब पेश किया गया था? फर्स्ट टाइम जो पेश किया गया था बच्चों, वो पहली बार 19 जुलाई, कब? 19 जुलाई 2016 में इसको पेश किया गया। क्या ये बात समझ में आ गई?
अब ये बिल हमने पेश कर दिया किसे, लोकसभा को बिल पेश कर दिया था, ठीक है। उसके बाद में अब इस बिल को क्या कर दिया जाता है बच्चों, ये बिल लोकसभा में चला गया, तो लोकसभा से क्या होता है, इसी बिल को, ये चला गया लोकसभा में, और लोकसभा से इस बिल को दे दिया जाता है, वो भी कब, 12 अगस्त 2016 में, कि 12 अगस्त 2016 में इस बिल को दे दिया जाता है। एक कमेटी है पार्लियामेंट की, संयुक्त संसदीय समिति, संयुक्त संसदीय समिति। एक्चुअली क्या होता है, पार्लियामेंट जितने भी काम करती है अपनी इन कमेटियों के माध्यम से ही काम करती है। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी कि आपने यह सीख लिया सर, संसद में जितने भी काम होते हैं वो संसद की समितियों के माध्यम से होते हैं। जब ये बिल पार्लियामेंट के कौन से सदन, लोकसभा में गया, तो लोकसभा में जाने के बाद में, लोकसभा में कब गया था, 19 जुलाई 2016 में। उसके बाद में सर लोकसभा ने क्या काम किया, इस बिल को लोकसभा ने 12 अगस्त 2016 में किसको सौंप दिया बच्चों, अपनी संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया। फिर इस कमेटी ने क्या था बच्चों, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जब इसने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो वो रिपोर्ट प्रस्तुत की 7 जनवरी 2019 को। सर ये बिल सबसे पहली बार लोकसभा में पास होने के लिए गए, लोकसभा ने ये बिल किस कमेटी को सौंप दिया, संयुक्त संसदीय समिति को, कब, 12 अगस्त 2016 में। कमेटी ने इस पर चर्चा करके इस पर पूरा इन्वेस्टिगेट किया। इस बिल पे इन्वेस्टिगेट करने के पश्चात में 7 जनवरी 2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। किसको दे दिया, लोकसभा को। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात में क्या होता है, देखिए उसके बाद में यहाँ पे तो इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और फिर उसके बाद क्या होता है, 8 जनवरी, कब, 8 जनवरी 2019 को एक बार फिर से इसको लोकसभा में क्या किया गया, पेश किया गया। देखिए कहानी से वापस समझ लीजिए, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट यहाँ पर दी। जब रिपोर्ट देती तो बिल को हम वापस 8 जनवरी 2019 में एक बार फिर से किस में लेकर आए, लोकसभा में, और लोकसभा में लाने के बाद इस बार लोकसभा से क्या हो जाता है, 8 जिसको पास हो गया। तो लोकसभा में पहली बार जो पास होता है 8 जनवरी 2019 को पास हो गया। कोई भी बिल, मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम कोई कानून बनाते हैं तो कानून बनाने के लिए क्या होता है बच्चों, सबसे पहले प्रस्ताव पार्लियामेंट में, दोनों सदनों में पास होता है। तो पहले लोकसभा से पास होगा तो लोकसभा वाले कहाँ भेज देंगे, राज्यसभा पे। यदि राज्यसभा से पहले पास हुआ तो फिर कहाँ आता है, लोकसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ कि 8 जनवरी 2019 को लोकसभा में पेश हुआ, पेश होने के बाद में पास हो गया। लेकिन पास तो हो गया यहाँ पे, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, ये राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं हुआ, राज्यसभा में पास नहीं हुआ। रीजन ये था कि जो ये लोकसभा थी ना बच्चों, जो 16वीं लोकसभा थी, 16वीं लोकसभा का जो कार्यकाल था वो कार्यकाल हो गया समाप्त। ठीक है, अब हमारे संविधान में एक प्रावधान यह किया गया, यदि कोई भी बिल, मान लो हमारे पास 2 सदन हैं, कौन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा हैं। लोकसभा से कोई बिल क्या होता है बच्चों, पास हो गया। लोकसभा से कोई भी बिल पास होने के बाद में कहां पे चला गया, राज्यसभा के पास में, और लोकसभा क्या हो जाए, भंग हो जाए, यानी कि इसका कार्यकाल पूरा हो जाए। तो दोबारा से जब नई लोकसभा बनेगी तो बिल को एक बार फिर से दोनों सदनों में पास कराना पड़ता है। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ से? तो यहाँ पे ये बिल का अस्तित्व क्या हो गया, समाप्त हो गया, क्योंकि लोकसभा समाप्त हो गई, पूरा कार्यकाल हो गया इसका। उसके बाद से फिर से क्या होता है बच्चों, अब नई लोकसभा बन गई, ठीक है, वर्तमान वाली लोकसभा। उसके बाद 9 दिसंबर, कब, 9 दिसंबर 2019 को इसको क्या किया गया, फिर से लोकसभा में पेश किया गया। कहां पे, लोकसभा में पेश किया जाता है। कब, 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया गया, और लोकसभा में जाने के बाद में क्या होता है बच्चों, इस पे चर्चा होकर वोटिंग होती है, और वोटिंग होने के बाद में लोकसभा में बिल क्या हो जाता है बच्चों, लोकसभा में बिल पास हो गया। कितने से पास हुआ था, जो वोटिंग हुई थी, जिसमें याद रख लेंगे बिल के फेवर में 311 वोट पड़े थे, और जबकि बिल के विपक्ष में पड़े थे 80 वोट। इतने वोटों से ये क्या हो जाता है, पारित हो गया। जबकि हमें कोई भी बिल पारित करने के लिए कितने चाहिए थे, केवल 2/3। ठीक है, चलिए, तो बिल पारित हो गया कहाँ पे, लोकसभा से ये बिल हो जाता है पारित। उसके बाद क्या किया गया बच्चों, इसी बिल को, अब आता है हमारा 11 दिसंबर, कब, 11 दिसंबर 2019 को। अब 11 दिसंबर 2019 को ये बिल फिर अब कहाँ पे प्रस्तुत किया गया, राज्यसभा में। जब राज्यसभा में पारित की तो बच्चों राज्यसभा से भी बिल क्या हो जाता है, ये पास हो गया। कितने से, 125 वोट पड़े फेवर में और 99 वोट पड़े थे इसके विपक्ष में।
तो राज्यसभा से भी बिल पास हो गए, लोकसभा से बिल पास हो गए। तो आपको पता है कि अभी आपने पढ़ा था कि जब भी कोई जो बिल होता है कि जब राज्यसभा लोकसभा से पास हो जाता है कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के साइन के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे हमने क्या काम किया बच्चों, उसके पश्चात किया जाता है कि हमने जो इस बिल को 11 दिसंबर 2019 को ये बिल जाता है किसके पास में बच्चों, आर सर्कल का मतलब है राष्ट्रपति। अब ये बिल गया राष्ट्रपति के पास में, राष्ट्रपति ने क्या कर दिया इस पे बिल पे साइन, कब, 12 दिसंबर 2019 को। और बिल को पारित करने पे तो ये क्या चल रहा था, CAB, और यहाँ से अब ये बन जाता है CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इस तरह से ये कानून बन गया। क्या बात समझ में आ गई यहाँ से? चलिए गाइस, तो ये सारी चीज़ें आपने सीख ली। करंट में आपसे देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती है कि बिल लोकसभा में कब पारित हुआ था, राज्यसभा में कब बिल पारित हुआ था, कितने वोट पक्ष में कितने वोट विपक्ष में पड़े थे, राज्यसभा में पक्ष में कितने विपक्ष में कितने पड़े थे, राष्ट्रपति ने कब इस बिल पर साइन कर दिए। एक क्वेश्चन और इंटरेस्टेड पूछा जा सकता है, जो इंटरेस्टेड क्वेश्चन है वो स्टार मार्क ला के बता रहा हूँ मैं। तो प्रश्न आ जाएगा कि CAA के खिलाफ, किसको, कि CAA को सुप्रीम कोर्ट में, कहाँ पे सर, CAA को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो जो पहला राज्य केरल, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ये बहुत ही ज़्यादा अहम है कि CAA को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला स्टेट कौन सा है बच्चों, वो है हमारा फर्स्ट स्टेट केरल। क्या ये समझ में आ गया गाइस? चलिए, तो अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट।